हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करेंगे व्यवसाय वानिकी की शुरुआत। यह क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक की एनालिसिस है। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 व्यवसाय वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बैंडिंग्स नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। जानने की बात यह आ गई, ये नोटिस करना है कि डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन वैज्ञानिक था जो देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। डाइट्रिच ब्रैंडिस जर्मन विशेषज्ञ थे जो पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियां भी पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की आवागमन करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग किया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी अर्थात साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। आइए इससे पहले कि हम ऊपर के चित्रों को समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया है इसमें है कि ये इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं हैं। एक समान लंबाई वाले और सींध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वो मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहन किया था। तो वैज्ञानिक वानिकी का नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाएं ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे पहले अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले जा सकते थे। यहाँ देख सकते हैं द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून ये भारत के
भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था। तो वैज्ञानिक वानिकी का मतलब क्या होता है कि वन विभाग के द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। लोगों का जीवन कैसा प्रभावित हुआ, या लोगों का जीवन कैसे प्रभावित, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालू और ग्रामीणों के विचार बहुत ही अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की आपूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसीलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौर जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ करके खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर अर्थात सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। अब सूखते हुए तेंदू पत्ते, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। खलिहानों में अनाज लाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बंधी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रख करके लाते हैं। वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम बता सकते हैं? वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी हो गईं। अब इनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगलों के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई, आइए जानते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में ये खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन व ताबी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया और पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पौड़ू और खानदान और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं और यह नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू खेती को किस नाम से जानते हैं, अर्थात लॉन्दिंग के नाम से, तो मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन के नाम या तावी और श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में कई नामों से जानते हैं, जैसे कि धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद, कुमरी ऐसे ही जो नाम हैं जानते हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल
घुमंतू कृषि के लिए जंगल कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाएं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा, लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां उगाई जाती हैं। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह है। क्या है? नुकसानदेह है। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाएं। ये चित्र में देख सकते हैं कि टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थीं। इस चित्रों में आप ये देख सकते हैं कि जंगल के पेंदा या पौंदू हिस्सों को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा में सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसीलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया और इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी किसे थी? आइए जानते हैं कि पहले शिकार की आज़ादी किन लोगों की थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इससे पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद
पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। इसको पढ़ने से पहले हम ऊपर के कुछ चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे मछली मारने वाला लड़का, देख सकते हैं आप मछली मारने वाले लड़के को। बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैम को, जिसे ये लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े है, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली जाती है। और नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग आप देख सकते हैं कितने बाघों को मारकर गिरा दिया गया है। फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। स्रोत है कि बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है, वो है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के कपड़े नहीं हमारे पास अपने तन ढकने के कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती है। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़ करके वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल में ही आदिवासी समुदायों के द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं और इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी की कुरावा, कराचा व एरुकुल्ला जैसी अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी याचिका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों, बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब हैं। उन्हें उनके गांव से उठा करके भर्ती तो कर लिया
गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। यहाँ पर जानने के लिए ये है कि छत्तीसगढ़ के गोंड अर्थात झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी अर्थात झारखंड में कौन सी जनजाति रहती थी, तो झारखंड के संथाल झारखंड के संथाल और उराव जनजाति व छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति। इसको हम दोबारा अंडरलाइन करेंगे। झारखंड के संथाल और उराव जनजाति, छत्तीसगढ़ के गोंड व औरतों, उनकी मजदूरी बहुत कम हुआ करती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पुतुमयो में रबड़ की निकासी। आइए जानते हैं कि पुतुमयो में एक रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेज़न के पुटुमयो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी जो ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900-1912 के बीच पुटुमयो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का आदेश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते हुए जिंदा बच्चे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। मैनेजर चिल्लाया, मैंने उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। तो हम वन विद्रोह पढ़ेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये क्लास 9th की NCERT की बुक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार।